हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेज में। तो मैं पीयूष सर क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूं उनके सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब आपको पढ़ना है क्या? तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब हम जा रहे हैं पहले लेसन की एकदम बारीकी से अध्ययन करने। और सबसे पहले मैं आपको चर्चा कर दूं, जो आप देख रहे हो यहां लिखा है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप आपको मैं बताती चलूं कि यूरोप है क्या। यूरोप तो एक महाद्वीप है। अब वहां उस महाद्वीप में, यानी एक महाद्वीप जहां पे बहुत सारे देश उसमें शामिल हैं, तो ऐसे महाद्वीप में राष्ट्रवाद क्या है? सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि राष्ट्रवाद क्या है। देखो, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एकदम शुरू से अंत तक वीडियो को देखते जाना, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस करोगे तो क्वेश्चन फंसेंगे आपके। ऐसा नहीं करना है। और जब तुरंत समझ आते ही लाइक तो करते ही रहना। तो राष्ट्रवाद का मतलब है राष्ट्र के प्रति विचार, यानी जब हम राष्ट्र हित के लिए सोचना शुरू करते हैं, जब हमारे अंदर राष्ट्र के हित के लिए क्या होती है, भावनाएं उठने लगती हैं, तो हमारे राष्ट्र हित के लिए हमारे मन में उपजा हुआ विचार क्या है? राष्ट्रवाद है। और हम क्या हैं? राष्ट्रवादी हैं। तो हमारे मन में जो विचार उठ रहे हैं राष्ट्रहित के लिए, वही राष्ट्रवाद है। और जिसके भी मन में ये विचार देश हित के लिए उठता है और हम एकजुट होना शुरू करते हैं, वही हम कहलाते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। तो उदय का मतलब है जन्म। यूरोप में ये राष्ट्रवाद का पैदा होना क्यों हुआ? बिना किसी कारण के जरूर यूरोप के किसी देश में कुछ परेशानियां आई होंगी। वहां पे क्या हुआ ऐसा कि राष्ट्रवाद की भावना उपजी? तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपको परिचय कराते हैं कुछ अनसुनी कहानियों और अनदेखी चीजों से। यहां पे आप देख रहे हो एक चीज लिखा गया है कि फ्रांस के एक प्रसिद्ध कलाकार फ्रेडरिक सारियू, उनका नाम क्या था? फ्रेडरिक सारियू। ये एक आर्टिस्ट थे। इन्होंने देखा कि जनता बेहाल है, जनता एक दूसरे से एक क्रूर शासन के प्रति क्या है, इकट्ठा हो रही है। ईसा मसीह जो है ऊपर से फूल बरसा ये आशीर्वाद दे रहे हैं, और उनके सभी तो उस फिगर में जो मानव श्रृंखला बनाई गई वो क्या चीजें किस चीज को दर्शाती हैं, उनके बारे में हम पहले देखते हैं। तो 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, और इस चित्र में सारियू ने एक संसार का चित्रण किया जो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। और इस चित्र की श्रृंखला के प्रथम चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। जो फिगर बनाया था उसमें यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया गया था। इधर यूरोप के लोग हैं, इधर अमेरिका के लोग हैं। अब सभी आयु और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। वहां पे आजादी की एक प्रतिमा लगी हुई है, और जितने चाहे स्त्री पुरुष चाहे बच्चे हो, एक लाइन में प्रार्थना कर रहे हैं कि हम आजाद हो जाए। ऐसा फिगर, ऐसा चित्र किसने दर्शाया था? फ्रेडरिक सारियू ने दर्शाया था। मानव श्रृंखला बनाई थी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार ने स्वतंत्रता को महिला के रूप में चित्रित किया करते थे कि आजादी क्यों, किस रूप में? जैसे हम अपने भारत को अपनी मां के रूप में क्या है चित्रित करते हैं, वैसे ही फ्रांसीसी क्रांति जब चल रही थी फ्रांस में, तो वहां पे आजादी को महिला के रूप में बनाया गया। उसके एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल थी, यानी लोगों को वो एक मशाल थी, जिस ज्ञानोदय मशाल, यानी कि लोग जगो,
ज्ञान का उदय होने वाला है फ्रांस में। अब फ्रांसीसी जग चुके हैं, ये बता रही थी मसाल। आता था दूसरे हाथ में मनुष्य को अधिकारों की घोषणा पत्र प्रदर्शित किया गया था। एक हाथ में ज्ञान की मसाल थी तो दूसरे हाथ में क्या था, मनुष्य के क्या अधिकार होने चाहिए उन चीजों के बारे में था। यह मानव श्रृंखला बनी थी उस महिला के हाथ में जो आजादी की प्रतीक थी। अब इस प्रतिमा के सम्मुख भूमि पर निरंकुश संस्थानों के ध्वंसावशेष बिखरे हुए थे। यानी अब वहां की जो धरती थी, जितने वहां के निरंकुश शासक थे फ्रांस के, सबके कुछ ना कुछ चीजें वहां पर बिखरी पड़ी हुई हैं। ऐसा क्या है, फ्रेडरिक शारियू के मानव श्रृंखला में बनाया गया था। अब हम चर्चा कर लें तो पाते कि शारियू के कल्पना दर्श देखिएगा, कल्पना दर्श का मतलब तो आप समझ ही गए हो। शारियू के कल्पना दर्श यानी यूटोपिया में विश्व के लोग पृथक राष्ट्रों के समूहों में विभक्त हुए हैं। शारियू ने जो अपना कल्पना दर्श पुस्तक है, यूटोपिया में विश्व के लोगों को क्या है, विश्व के लोग जो अलग अलग देशों के समूह में बटे हुए हैं। इन लोगों की पहचान उनके वस्त्रों और राष्ट्रीय पोशाकों से होती है। कहीं पर उन्होंने ये नहीं लिखा कि फला व्यक्ति फ्रांस का है तो ये ब्रिटेन का है, तो ये अमेरिका का है, तो ये जर्मनी का है। वहां पर अलग अलग राष्ट्रों को दर्शाया गया है, बस उनकी वेशभूषा, ठीक है, से आप पहचान करिए कि फला व्यक्ति जो फला देश का है। अब स्वतंत्रता की मूर्ति से आगे की ओर इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड अब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। ठीक है, अब जो है उस जुलूस का नेतृत्व करने वाले देश कौन कौन से चित्रित किए गए थे? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और स्विट्जरलैंड, क्योंकि ये राष्ट्र राज्य बन चुके थे। अब यहां पे गणतंत्र स्थापित हो चुका था। फ्रांस में गणतंत्र अभी की शुरुआत करने के लिए फ्रांस के में निरंकुशता को यानी कि आप ये तानाशाही को खत्म करने के लिए लड़ाई चल रही थी, और वहीं पर फ्रेडरिक शारियू ने ये मानव श्रृंखला बनाई थी, जहां पे उसका नेतृत्व एक लीडर होता है किसी भी जुलूस का, तो वहां पे उस जुलूस के नेतृत्व करता संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड थे, क्योंकि ये पहले से राष्ट्र राज्य बन चुके थे, यानी गणतंत्र स्थापित हो चुका था। इस चित्र में फ्रांस के लोग क्रांतिकारी तिरंगा लेकर प्रतिमा के पास पहुंचे हैं। क्रांतिकारी 3 रंगों का, इनका भी तिरंगा था, 3 रंग का था, लेकिन हमारे जैसा नहीं था। हमारे देश से अच्छा तिरंगा कहीं का हो ही नहीं सकता। ठीक है, सबसे हमारी शान तिरंगा है, हमारी जान तिरंगा है। तो इस चित्र में जर्मनी के लोग अपने अपने झंडे के साथ खड़े हैं। उल्लेखनीय है कि जिस समय शारियू ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जिस समय फ्रेडरिक शारियू ने यह मानव श्रृंखला पेश की थी, जर्मनी के लोग संयुक्त राष्ट्र के हिस्सा भी नहीं थे। और इस चित्र में जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, सिसोलिया, किरासाही और लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। उनके बाद ये लोग खड़े, यानी हर जगह राष्ट्र राज्य यानी बनने की संभावनाएं चल रही थी। दोस्तों, अगर आप क्लास 9 से 12 तक यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी के स्पेशल प्राइस वीक पे यूपी बोर्ड के सभी कोर्सेज पे 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आप अपनी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, तो आपके लिए बहुत सारे स्पेशल बैचेस चल रहे हैं, जैसे क्लास 9 के लिए जिज्ञासा बैच और क्लास 10 के लिए ऊर्जा बैच, और साथ में क्लास 11 के लिए भी ऊर्जा बैच चल रहा है और 12th के लिए भी ऊर्जा बैच चल रहा है, जिसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर लाइव पढ़ाएंगे। इसमें आपको कंप्लीट नोट्स भी मिलेंगे। तुरंत जैसे ही लाइव क्लास खत्म होगा आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। आप हर हफ्ते टेस्ट देकर देख सकते हो कि आप कितना प्रिपरेशन कर रहे हो और अभी कितना प्रिपरेशन करना आपको बाकी है। तो जितने भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्पेशल प्राइस ऑफर चल रहा है। यूपी बोर्ड
के स्टूडेंट के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको सभी बैचेस का लिंक दिया है, जिस भी क्लास में उस पर क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके फीस से और डिस्काउंट आपको मिले तो आप शुभम UP10 इस कोड को यूज़ करोगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपके टोटल फीस से देखने को मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं जल्दी से बैच को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी शुरू करें। इसके आगे टॉपिक चलते हैं। अब शुरू हो रहा है, ये तो आप समझ गए कैसे, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद पनपा कैसे और उस समय फ्रांस के लोगों ने किस तरीके का क्रांतिकारी आंदोलन करने के लिए तैयार थे, जिसको पूरी तरह अपनी मानव श्रृंखला में फ्रेडरिक सारियू ने क्या है प्रेजेंट किया। अब सबसे पहली बात, आ गए हैं हम ऐसे मुद्दे पर जहां पे, ठीक है, देखिए, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई? हमने देखिए क्रांति कहीं हुई होती है तो तभी होती है जब उस देश का शासन व्यवस्था बेपटरी हो जाए, जहां की शासन व्यवस्था से जनता असंतुष्ट हो जाए, जहां पे लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़े, वहीं पर तो क्रांति होती है, वही क्रांति होती है। तो फ्रांस में क्रांति क्या थी, क्यों हुई, ये देखिए। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होती है 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति शुरू होती है और रीजन क्या होता है, निरंकुश शासक, यानी वहां की जो सत्ता थी, एक निरंकुश शासन वहां पे था। वहां का जो राजा था लुई 16वां, वो बहुत ही तानाशाही, निरंकुशता किसे कहते हैं, जिसके ऊपर हम कोई अंकुश न लगा सके वही निरंकुश है। यानी जो अपने मन के करने के लिए तैयार है, जनता के अधिकारों, जनता के राय का कोई अर्थ उसके लिए नहीं है। उसके नजर में जो चीज अच्छी है बस वही सही है, बाकी और किसी से कोई मतलब नहीं है। जहां पे वो ये सब निकाले कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, वहीं पर समझ लीजिए वहीं तानाशाही शुरू होती है। तो लुई 16वां वहां का शासक था, एक निरंकुश और एक तानाशाही शासक था, जो अपने जो कहता था उसको ही करने के लोगों को मजबूर करता था। तो फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बड़ी बात यह रही कि मैं आपको बता दूं कि फ्रांसीसी क्रांति हुई क्यों। तो देखो, फ्रांस की जो सबसे मुख्य चीज थी वह थी पावरोटी। क्या थी? पावरोटी थी। अब फ्रांस के लोग का वो मुख्य भोजन था। अब वहां पे हुआ क्या, उस पावरोटी पे एक टैक्स लगा दिया गया, समझो कि बहुत लंबा तगड़ा वाला GST लगा था, ठीक है। तो उस पावरोटी पे कर लगा दिया गया और उस कर के कारण जो मध्यम वर्गीय परिवार थे, जो मजदूर परिवार था, जो कि छोटे किसान परिवार थे, उनकी पहुंच से उनका भोजन दूर होने लगा था। अगर आपके मुख से आप भूखे हो और जो रोज आपको आसानी से खाने को मिलता है दाल चावल आप रोज खाते हो, अगर दाल चावल पे इतना टैक्स हो जाए कि अब दाल और चावल हम खरीदने के लिए ही सक्षम ना हो, तो बताओ हम विद्रोह करेंगे कि नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। तो यही रीजन हुआ, वहां पे टैक्स लगा देने के कारण अब वो पावरोटी पहुंच से दूर होने लगी। तो लोगों ने क्या किया, इसके खिलाफ, शासन के खिलाफ विद्रोह करना शुरू किया, यानी एक क्रांति का आगाज हो गया। कब? 1789 ईस्वी में। जहां पे हम बात करेंगे, हम जिस लुई 16वां की बात कर रहे हैं, ये लुई 16वां की शादी जो है मेरी एंतोएथेंस के साथ हुई थी। किसके साथ? लुई 16वां की शादी जो है मेरी एंतोएथेन। ये मेरी एंतोएथेन कौन थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। कौन थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। और इसने क्रांति द्वारा मानव समुदाय को स्वतंत्रता, यानी क्रांति का क्या मकसद था कि जो मानव समुदाय है उसको आजाद कराया जाए, इस तानाशाही से समानता और बंधुत्व का संदेश देना था। इस क्रांति का मकसद लोगों के बीच समानता और भाईचारे का संदेश देना था। देखिए, अब आते हैं
इसके बारे में नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बस ध्यान लगाए रहिए, सब कुछ एकदम सही आपके समझ में आएगा। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट भी फ्रांस का एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी था, जिसने लुई 16वां के खिलाफ क्या थी, लड़ाई लड़ी थी, और ये फ्रांसीसी लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ा था। फ्रांसीसी लोगों के लिए समानता और बंधुत्व का संदेश देने के लिए उसने क्या किया था, अपना एक कानून बनाया, नागरिकता कानून बनाया। नागरिकों के हित के लिए उसने अपने एक विचार प्रस्तुत किए थे। उस नागरिकता कानून को नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। अब सन 1804 ईस्वी में 20 साल में उसने क्या किया, अपने आप को क्या है उसने घोषित कर दिया। ठीक है, क्या घोषित कर दिया? फ्रांस का सम्राट। उसने अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। कब? 1804 ईस्वी में 20 साल की आयु में वह सम्राट का बन गया। ये से पूछे आपसे कि स्वयं घोषित सम्राट था ये कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट अपने आप को खुद घोषित कर लिया। नेपोलियन संहिता मैंने बताया कि नागरिकों के हित और समानता के लिए नेपोलियन ने अपने एक विचार प्रस्तुत किए थे, जिसको नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन संहिता कब बनी थी? सन 1804 ईस्वी में, जब वह क्या है सत्ता में आया। अब आगे देखते हैं फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण। देखिए, आज यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का पार्ट 1 चल रहा है। नेक्स्ट आपको यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट 2 मिलेगा। तो आज हम सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति के सभी कारणों को जान लेते हैं। पहला कारण था निरंकुश राजतंत्र का होना। ये सबसे अहम राजनीतिक कारण में आते हैं। कभी राजनीतिक पूछेगा, सामाजिक पूछेगा, आर्थिक पूछेगा, धार्मिक पूछेगा। तो हम पढ़ रहे हैं राजनीतिक कारण। देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में एक कारण आने पूरे 100% तय हैं। तो पहला कारण क्या है? राजनीतिक निरंकुश राजतंत्र। जो लुई 16वां क्या था? बुर्बो राजवंश का शासक था। उसका राजवंश का नाम क्या था? बुर्बो राजवंश का शासक था। अब वह एक निरंकुश राजतंत्र था। उसके पहले, ठीक है, जो लुई 14वां था वह एक दंभी, क्या था? दंभी और लड़ाकू था। दंभी यानी मनबर था वो भी, और लड़ाकू था। बार बार हर बात पे क्या है, अलग देशों से लड़ रहा, यानी मनमुटाव हमेशा लोगों से रखता था लुई 14वां। और उसकी तानाशाही तो एकदम चरम सीमा पे थी, एकदम बड़ी वाली थी। ठीक है, आज तानाशाही की बात कर ले तो मैंने कहा कि वो तानाशाही जैसे मान लो कि बुर्बो राजवंश की एक परंपरा हो, इस तरीके की थी। यानी जो आया, चाहे लुई 14वां चाहे लुई 15वां, सबके अंदर तानाशाही कूट कूट के भरी थी। अपनी मनमानी करना, बाकी किसी की न सुनना, अपना ही शासन चलाना। जहां पे एकल शासन जिसे कहते हैं, एक व्यक्ति द्वारा चलाए गए अधिकारों और आदेशों का शासन ही कहलाता है तानाशाही शासन। अब बात कर ले लुई 15वां की। लुई 15वां जो लुई 14वां का पोता था। लुई 14वां शुरू में तो पहले यह सोचा कि बस किस देश पे कब्जा कर ले, फला देश के साथ सभी देशों से मनमुटाव करने लगा। लेकिन अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उसको इस बात का आभास हुआ कि अगर वह सभी राष्ट्रों से मिलकर रहेगा तभी वो अच्छे से शासन कर सकता है। और उसने फिर फ्रांस में सभी चीजें सही करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन जो लुई 15वां उसका पोता आया, वो अपने दादा के अंतिम समय के विचारों को भुला दिया। फिर वही तानाशाही शुरू हो गई, फिर वही कार्य प्रारंभ हो गए। तो ये क्या था? राजनीति निरंकुश शासन एक राजनीतिक कारण का पहला पॉइंट है। अयोग्य राजा का होना। लुई 16वां जिसको शासन व्यवस्था मालूम ही नहीं था, शासन कैसे किया जाता है, इसका शासन तो चलाने के लिए इसकी बीवी थी। और जहां पे महिलाएं
शासन में आ जाए, जहां महिलाएं वर्क करने लगे, वहां का घर हमेशा डिस्टर्ब ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जिम्मेदार व्यक्ति हो, आप सब करते हो, वहां पे हस्तक्षेप किया जाने लगे। समानता का अधिकार होना चाहिए, लेकिन एक ऐसा अधिकार नहीं होना चाहिए, किसी भी एक पक्ष को दबाया नहीं जाना चाहिए। अगर पुरुष प्रधान है तो पुरुष का अधिकार भी उतना हो, लेकिन महिला का भी अधिकार उतना हो। किसी एक छज्जे को ऊपर नहीं किया जाना चाहिए। तो अब लुई 16वां क्या था? एक अयोग्य शासक था, और जिसके कारण या इसके शासन में भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे पहुंच गई। हर व्यक्ति जानता था कि जो हम कहेंगे वही कर देगा। किसी व्यक्ति का कोई काम होता था, वो कुछ न कुछ लेकर ही उसका काम करवाता था। और जहां पे जो ये मेरी एंतोएतेन थी, ये सबसे बड़ा कारण तो यही थी। कौन? मेरी एंतोएतेन, सबसे बड़ा कारण यही थी। ये कौन थी? इनको तो पता है ना, बताइए तो, इनके बारे में बता दीजिए। ये मेरी एंतोएतेन कौन थी? अरे कौन थी? यही तो थी लुई 16वां की वाइफ, उनकी बीबी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी। ये क्या करती थी? कहा जाता है जब पैसा आता उड़ाने वाली, ये पूरी तरह भोग विलासिता का जीवन निर्वाह करने वाली औरत थी। और साथ ही जो राजकोष था, ये धीरे धीरे खाली करती जा रही थी, यानी अपने फिजूल खर्चियों में यह राजकोष को खाली करती। इसलिए इस मेरी एंतोएतेन का नाम, मेरी एंतोएतेन का नाम कहा गया क्या? कि ये कौन है? मेरी एंतोएतेन। इसे कहा जाता है श्रीमती घाटा। मेरी एंतोएतेन का नाम क्या पड़ा है? श्रीमती घाटा। फायदा नहीं, जब से आई लुई 16वां के साथ, तब से फ्रांस में बस घाटा ही घाटा होने लगा, पूरा राजकीय कोष खाली हो गया। तो इसे श्रीमती घाटा के नाम से जाना गया। अब भ्रष्ट नौकरशाही, हमने बताया कि सभी नौकर क्या हो चुके थे? भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके थे। तो ये सब राजनीतिक कारण रहे। अब हम देखेंगे अगले कारण, जो है हमारा आर्थिक कारण। पैसे के लिए फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारण, ठीक है। फ्रांस के लोग क्या थे? अब लोगों के पास काम नहीं थे, लोगों के पास खाने के साधन नहीं थे। लोग पैसे के लिए क्या थे? यानी उनके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो इससे वो अपनी आजीविका को चला सके। तो विद्रोह क्यों ना हो, आप खूब अच्छे से खा रहे हो और हम आपके लिए करके, हम आपके लिए हम करते हैं मेहनत और हमको ही खाने को ना मिले, ये कैसे संभव हो सकता है? तो आर्थिक कारण फ्रांस में बहुत प्रभावी हुआ। लोगों की जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई, सब बर्दाश्त हो जाती, भूख अगर बर्दाश्त ना हो तो हम किसी को भी नोच लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है। वही फ्रांस में भी हुआ। अब पहला जो आर्थिक कारण है उसमें हम देखेंगे, पहला पॉइंट है हमारा कि दोषपूर्ण अर्थ विभाजन। जो पैसे का विभाजन था वो बहुत गलत था, वो असमानता के आधार पे था। जो ऊंचे कुल का था उसको ज्यादा पैसा, जो छोटे कुल का था उसको कम पैसा, आपको माल, ठीक है। अब उच्च पद पर कुलीन वर्ग का होना। फ्रांस 3 स्टेट में विभाजित था। एक पहला था प्रथम स्टेट, जिसमें पादरी वर्ग और चर्च में काम करने वाले व्यक्ति आते थे, ठीक है। दूसरा वर्ग था कुलीन वर्ग, जो धनी किसानों, धनी अमीरों का क्या था? वर्ग था, जिसको राज्य कर से छूट प्राप्त थी और चर्च में विशेषाधिकार भी प्राप्त थे उसको। असाधारण लोगों की उपेक्षा, और बाकी जो आम जनता थी उनको, वो बेचारे पैसे भी नहीं थे और उनको ही ज्यादा कर भी भरना पड़ता था। जो ये प्रथम स्टेट के लोग थे, पादरी वर्ग, वो लोग क्या करते थे? जनता से टाइथ, जनता से टाइथ। टाइथ क्या था? टाइथ एक धार्मिक कर था। टाइथ एक धार्मिक कर था, जिसको ये पादरी वर्ग क्या करता था? किसानों के उपज का, किसानों के उपज का 10%, किसानों के उपज का 10% वो
टाइट के रूप में धार्मिक कर लेते थे प्रथम स्टेट यानी पादरी वर्ग के लोग, ठीक है। और इसी कर से कुलीन वर्ग को छूट थी। तो यहां पे जो अर्थ विभाजन था वो क्या था, बहुत गलत था। तो ये भी आर्थिक कारण था पहला। दूसरे आर्थिक कारण के रूप में हम अगर बात कर लें तो दोषपूर्ण कर व्यवस्था आती है, जिसके बारे में मैंने अभी अभी चर्चा किया, ठीक है, कि कर बड़े छोटों को बस देना था, किसानों का भूखा रहकर कर्ज भरना। किसान ही आपके लिए अनाज पैदा कर रहा है और उसको ही पेट भरने के लिए नहीं है पैसा, और वो कर भी उसको ही देना है। आप खाली खाओगे, हम पैदा करेंगे अनाज और आपको केवल खाना है, तो ये कैसे हो संभव था। तो कर भी हम ही दें, भूखा रह के कर पहले भरना था, कर्ज पहले देना था। तो ये कर व्यवस्था भी बहुत गलत थी। कुलीनों को कर से मुक्ति थी, जो मेहनत भी नहीं करते थे, बस बैठ के खाना था, लेकिन उनको टैक्स नहीं देना था। जबकि इन्हीं के पास पैसा ज्यादा था, टैक्स इन्हीं को भरना चाहिए। आज हमारे देश में क्या है, छूट है कि फला लाख वार्षिक आय वालों को टैक्स नहीं देना, उसके बाद वालों को टैक्स देना है। कम से कम गरीब मजदूरों को तो नहीं सताया जा रहा है। ऐसा जिस दिन हो जाएगा भारत में फिर से क्रांति आ जाएगी, लेकिन ऐसा कोई सोचेगा नहीं जल्दी। कृषि महत्व की समाप्ति, खेती को उपेक्षा किया जाने लगा। जिस खेती के सहारे लोग जी रहे थे, ठीक है, अब उसी की उपेक्षा की जाने लगी। तो ये बहुत कर व्यवस्था का दोष था। अगला आर्थिक कारण क्या है, व्यापार की दशा। व्यापार की ना कोई दिशा थी ना कोई दशा था। कहां पे व्यापारियों के लिए ना ही कोई जगह निर्धारित थी और ना ही व्यापारियों के लिए कोई भी सुरक्षा की व्यवस्था थी, यानी कोई भी प्रणाली व्यवसाय की वहां पर मौजूद ही नहीं थी। ऋण का भार, लोगों के अंदर कर्ज आ चुके थे, क्योंकि अब कर देते देते वो दूसरे से कर्जा भी लेने लगे थे। और जो कुलीन वर्ग था, कर्ज तो उन्हीं से हम लेंगे, उन्हीं के द्वारा हम सताए भी जाते थे। तो हमारे ऊपर कर्ज का भी भार बढ़ने लगा। अब आते हम अगले कारण की तरफ। देखिए, फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक कारण बेहद इंपॉर्टेंट, इससे बनने वाले कई एमसीक्यू क्वेश्चन देखिएगा। फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक कारण क्या थे? फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक कारण, बौद्धिक का मतलब है ज्ञान से संबंधित कारण। कुछ ज्ञानियों का भी फ्रांस में उदय हुआ था, जिन्होंने जनता को पूरी तरह सपोर्ट किया, उनको इस निरंकुश शासन के खिलाफ, ठीक है, लड़ने में एकजुट किया। तो ये बौद्धिक कारण थे उस क्रांति के होने के, जिसमें शामिल थे मॉन्टेस्क्यू, जिनकी पुस्तक, उन्होंने कौन सी पुस्तक, द स्पिरिट ऑफ लॉ, द स्पिरिट ऑफ लॉ के द्वारा फ्रांसीसी क्रांति में एक नया क्या था, प्रवाह भर दिया। अब दूसरे थे वोल्टेयर और रूसो, जिनको फ्रांसीसी क्रांति का जनक कहा जाता है। और ये क्या थे, इनको अगर हम देखें तो इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी रूसो की, इन्होंने जनता के अंदर जो क्रांतिकारी भावना भरी थी, किसके द्वारा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो इनकी पुस्तक थी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संदर्भ। तो इस सामाजिक संदर्भ के द्वारा समाज में उत्पन्न क्या चीजें सही होनी चाहिए और क्या प्रशासन में होना चाहिए, उन सब के बारे में चर्चा किया था किसने, रूसो, जिनकी पुस्तक का नाम क्या था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब हम आगे देखते हैं। अगले थे दिदरो, जिनकी पुस्तक थी ज्ञान कोश। तो ये सब लोग बौद्धिक कारण बने थे फ्रांसीसी क्रांति के। अब आते फ्रांसीसी क्रांति के सैन्य कारण, सैनिकों का विद्रोह जिसे कहा जाता है। देश की रक्षा जब सैनिक ही कर रहे हो, आप उनके साथ ही बर्बरता से पेश आना शुरू कर दोगे, तो फिर तो कौन सा देश, कौन सा राष्ट्र, जब अगर जिस दिन किसी देश का पूरा सिपाही बगावत पे उतर जाए, अब ये मत कहना सर अफगानिस्तान वालों ने क्यों नहीं किया, लड़े हैं, और बहुत जो लोग भाग गए वो कायर थे, ठीक है, तो वो कायरता नहीं दिखानी है। और जिस दिन पूरे हक से अगर सिपाही अगर लड़ दिया, क्या मजाल की सामने वाला हमसे लड़ ले,
तो एकजुटता बहुत जरूरी है। लेकिन अगर उन्हीं हम आपके लिए हम लड़ रहे हैं, हम जनता के इसके साथ भी हम छल कर रहे हैं आपके वजह से, लेकिन आप हमको ही परेशान करने लगोगे, तो अब फिर तो आपका साथ हम छोड़ेंगे ही। तो क्या हुआ कि सेना को संतुष्ट न होना, सेना धीरे धीरे उस प्रशासन से, उस शासन से असंतुष्ट होने लगी, क्योंकि उनको सही खाने के लिए सही भोजन नहीं दिया जाता था। उनके भोजन में कमी, कठोर अनुशासन से उनको रहना पड़ता था। अब वो कोई भी चीज अपने तरीके से नहीं कर सकते थे। अब उनको जितना मेहनत करते थे कम पैसा मिलता था, साथ ही भोजन भी सही नहीं। जब हम खाएंगे नहीं तो लड़ेंगे कैसे भैया, कैसे लड़ेंगे? आज देख तो आज हमारे देश के सिपाहियों को क्या नहीं खाने को मिलता है, क्या नहीं पीने को मिलता है। पूरी तरह उन पे पैसे बहुत ज्यादा खर्च के, क्यों? कि उनके पूरे देश की रक्षा उनके हाथों में है। उन वीर जवानों के लिए हम हमेशा सपोर्ट करेंगे और करते रहेंगे। तो दूसरा था असमानता एवं अन्याय। असमानता व अन्याय, लोग उनमें क्या था, अफसरों के बीच, सैनिकों के बीच भी बंटवारे कर दिए गए थे। बराबर की लड़ाई के साथ उनमें भी बंटवारा और उन पे बहुत ही अन्याय किया जाने लगा। तो ये लोग भी क्रांति में आ गए, यानी ये लोग भी आंदोलन में शामिल हो गए। तो ये था हमारे क्या यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के पार्ट 1 के बारे में, जो जितने फ्रांसीसी क्रांति के कारण थे। अब उसका प्रभाव क्या हुआ? फ्रांसीसी क्रांति ने एक नई अलग जगा दी, पूरे विश्व में क्या किया, समझा दिया पूरे विश्व को कि यदि अपने हक के लिए लड़ना है तो क्रांति जरूरी है। हुआ क्या? तात्कालिक प्रभाव 1776 से 1787 तक इंग्लैंड के विरुद्ध अमेरिकी उपनिवेशियों ने स्वतंत्रता संग्राम किया, जहां पे 1787 ईस्वी में अमेरिका की विजय हो गई और संयुक्त राज्य अमेरिका बना। संयुक्त राज्य अमेरिका कब बना? 1787 ईस्वी में, जिसमें लुई 16वां ने अमेरिका का साथ दिया और अमेरिका के 13 उपनिवेशों को छुड़वाया, जिसके कारण उसके ऊपर 10 अरब लिब्रे, लिब्रे क्या है? लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी, जिसको बाद में बदल दिया गया। ठीक है। अब बर्क के अनुसार, बर्क ने कहा है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम ने यूरोप के अन्य राष्ट्रों की आंखें खोल दी। अमेरिका में जब आजादी की लड़ाई हुई तो यूरोप की आंखें खुल गई और फ्रांस की क्रांति के नेताओं को जन्म दिया। और फ्रांस में क्रांति का अगर जन्म हुआ तो उसका रीजन क्या था? अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका में गणतंत्र की स्थापना 1787 ईस्वी में हो गई और 1789 उसके ठीक 2 साल बाद फ्रांस में क्रांति का आगाज हो गया था। देखिए, ये कुछ आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने हैं। निम्न में से किसने जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला रखी? नेपोलियन, दिदरो, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 16वां, जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला रखी। तो ये सब लोग फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित हैं। कौन आएगा? विद्रोह। अब है आपका निम्न में से किसे फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत तो कौन था? सबको पता है, नेपोलियन बोनापार्ट। कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट था। अब अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए, सामाजिक उपबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अभी मैंने बताया, नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? रूसो, नेकर, मॉन्टेस्क्यू की दिदरो। तो कौन थे? वो रूसो थे। कौन थे? रूसो थे। अब आगे हम देखें, ईस्वी में 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? लुई 14वां का, लुई 16वां का, लुई 15वां का, नेपोलियन का?
तो आपको कौन था बुर्बो राजवंश का शासक, जिसको शासन व्यवस्था ही मालूम नहीं थी? वो था लुई 16वां। लुई 16वां था। ये रोमन में लिखा हुआ है, देखिएगा। अब देखिए, क्रांति के दौरान जन कल्याण के लिए सबसे अधिक काम किस समय में हुआ? ठीक है, ये ऑप्शन का आपको देना है। संविधान सभा, आतंक राज्य व्यवस्थापिका सभा की डायरेक्टरी, और फिर अगला क्वेश्चन भी आपको ही इसका आंसर देना है। फ्रांस की क्रांति के मुख्य भूमिका किस वर्ग ने निभाई थी? ये सबको पता होगा, कृषक वर्ग था कि कुलीन वर्ग की, मजदूर वर्ग की, मध्यम वर्ग? इसका भी आंसर आपके लिए छोड़ा जा रहा है। ये आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट और बहुत तेजी के साथ आने शुरू हो जाने चाहिए। तो अब अगले टॉपिक में, अगली टॉपिक आपकी अगला इसी का पार्ट 2, जहां पे शुरू होगा एक धमाकेदार आगाज, जहां पे हम पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण और इटली के एकीकरण, ऑटो वॉन बिस्मार्क के बारे में, गैरिबाल्डी के बारे में, मेस्सिनी के बारे में। तो क्या कैसे हुआ इटली का एकीकरण, कैसे इटली एक राष्ट्र राज्य बना और जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो इसके लिए हो जाइए तैयार अगले पार्ट में। तो मैं लेता हूं विदा मेरे प्यारे होनहार छात्रों। इसको अगर आपको पसंद आ गया ये वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी भी आपने शुभम क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए गुड लक।